हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। आप सबका स्वागत है दोस्तों। ये सेशन रिकॉर्डेड मैनर में आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। बट आज हम इस लेक्चर के अंदर फाइनेंशियल और बैंकिंग रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। यस, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस करंट ओरिएंटेड है जो आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। आने वाली एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफी किफायती रहेगा। सो फाइनेंशियल एंड बैंकिंग के एमसीक्यूज में शुरुआत करते हैं। आपके आंसर्स जो है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और सेशन को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। पर उसके पहले गाइज 7 बजे हमारा यूट्यूब पे हमेशा एक सेशन होता है करंट अफेयर्स का, मॉर्निंग 7 o'clock। आज उसी सेशन को के जगह पे हम लोग आपके सामने रिकॉर्डेड लेक्चर लेके आए हैं जहां पे हम बैंकिंग और फाइनेंशियल एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो बस ये पॉइंट याद रखिएगा, मंडे को वापस एक बार हमारा सेशन होगा उसी तरीके से जहां पे हम लोग रिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 11:30 और 2 बजे हमारी मास्टर क्लासेस होती है। एक मास्टर क्लास हमारी जो फाइनेंशियल समाचार के एंगल में यहां पे हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, और एक जो मास्टर क्लास होती है वो करंट अफेयर्स के सिनारियो में होती है। ये दोनों क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे, ऐप पे एज वेल एज वेब पे आपको ये क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सब लोग रेडी है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सब लोग रेडी है या नहीं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन को, आज के हमारे इस लेक्चर को। और सबसे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले डिजिटल टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको इस लेक्चर से रिलेटेड नोट्स आफ्टर द लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइज पहला क्वेश्चन आपके सामने, टाइमर भी लगा हुआ है, आप एक बार पढ़ के इसका आंसर कर दीजिए। रिसेंटली इन जून Reserve Bank of India has given a preliminary approval to which bank for its proposed operational support subsidy to reduce the cost to income ratio। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, अब मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। नाउ आरबीआई ने इस बैंक को परमिशन दी कि वो अपनी एक कंपनी क्रिएट कर सकता है ओनली फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज है उनको हायर करना है, नए एम्प्लॉयज को, पुराने किसी को, अगर किसी का रिटायरमेंट होता है, किसी की सर्विस कंडीशंस क्या होती है। सो ह्यूमन रिसोर्स का एक खुद का सब्सिडरी, खुद का एक कंपनी, खुद का एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की परमिशन आरबीआई ने दी हुई है एसबीआई को, एसबीआई बैंक को। देखिए क्या होता है कि सीन ऐसा है बहुत बार बैंक्स अपनी इंश्योरेंस कंपनी क्रिएट करते हैं, कोई अपने म्यूचुअल फंड्स बनाते हैं, कोई अपने पेंशन स्कीम्स क्रिएट करते हैं, पेंशन फंड क्रिएट करते हैं। तो वैसे ही एक अलग से सब्सिडरी क्रिएट की जा रही है एसबीआई के द्वारा, वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम करेगी। तो इससे काफी कॉस्ट कटिंग, काफी किफायती हो सकता है एसबीआई के लिए, काफी प्रॉफिटेबल पूरे एसबीआई ग्रुप के लिए बन सकता है। तो इसलिए आरबीआई की परमिशन लेना जरूरी था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Which bank has launched the World Gold, a new feature on its mobile platform for the senior citizens? वर्ल्ड गोल्ड ये कंसेप्ट है, ओनली फोकसिंग ऑन द सीनियर सिटीजन्स, इसको लॉन्च किया गया है। यस, तो जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। बड़ा फेमस बैंक है इंडिया का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में इसका नाम शुमार होता है। दिस इज फॉर द सीनियर सिटीजन सो दैट दे कैन they can use a different kind of financial facilities, अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स, एफडीज होती है या बाकी सारी चीजों के लिए इसको लॉन्च किया गया। आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा को क्रिएट किया गया। संजीव चड्ढा सर उसके हेड है, इंचार्ज है, तो ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बैंक। एंड बॉब वर्ल्ड, ये आपने सुना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड नाम से उनका एक ऐप भी चलता है, एक उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलता है। उसी के तहत सीनियर सिटीजन्स के लिए वर्ल्ड गोल्ड इस कंसेप्ट की शुरुआत की गई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। Which bank has received RBI's approval for commencing referral service including FD, RD as a business correspondent of Suryodaya Small Finance Bank? तो सीन क्या है कि नॉर्मली पेमेंट बैंक्स जो होती है वो एफडी आरडी में काम नहीं कर सकती, वो केवल सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में काम कर सकती है। बट पेमेंट बैंक्स किसी और बैंक के साथ मिलके वर्क कर सकती है। तो किसी और बैंक के लिए
एज एन एजेंट, एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट पेमेंट बैंक काम कर सकती है। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के एजेंट के तौर पे फॉर एफडी एंड आरडी यहाँ पे बैंक काम कर रही है और उसका नाम है फिनो पेमेंट बैंक। दोनों की दोनों बैंक्स के हेडक्वार्टर नवी मुंबई के अंदर है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर फिनो पेमेंट बैंक हो। और पेमेंट बैंक्स केवल सेविंग और करंट अकाउंट में डील कर सकती है, लोन भी नहीं दे सकती। तो ऐसे सिचुएशन में पेमेंट बैंक किसी और बैंक के लिए बिजनेस करस्पॉन्डेंट और एज एन एजेंट काम करती है, जैसे यहां पे आपके सामने एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ड्यूरिंग रिसेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज इनिशिएटेड। रिसेशन की बात आजकल बहुत चल रही है। अगर कंटिन्यूसली दो क्वार्टर किसी कंट्री का ग्रोथ निगेटिव में जाता है, बैक टू बैक 2 क्वार्टर में 6 मंथ्स अगर किसी कंट्री का ग्रोथ निगेटिव में जाता है तो उसे रिसेशन कहा जाता है। और रिसेशन के काफी सारे घने बादल है, बहुत सारे कंट्रीज पे मंडरा रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि रिसेशन के सिचुएशन में क्या मेजर्स इनिशिएट किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपके आंसर बन जाते हैं। आंसर इज कटिंग द टैक्सेस एंड बूस्टिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखिए रिसेशन आ रहा है, इसका मतलब मार्केट में मनी फ्लो कम हो गया। रिसेशन का मतलब है जीडीपी नीचे आ रहा है, इसका मतलब मार्केट में मनी फ्लो कम है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी कम हो रही है। ऐसे सिचुएशन में लिक्विडिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, मार्केट में पैसा लाना बहुत जरूरी है। तो अगर कॉमन इंसान के टैक्सेस कम कर देते हैं, गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग्स, अपनी सब्सिडीज, अपनी योजनाओं पे थोड़ा और एक्स्ट्रा खर्चा करता है, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और लिक्विडिटी अगर बढ़ जाती है तो रिसेशन से बाहर आने के लिए काफी हेल्प मिलेगी। सो व्हेन देयर इज अ इन्फ्लेशन, व्हेन देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, वी नीड टू रिड्यूस द मनी, क्योंकि वो काफी डेंजरस बनता है। बट जब रिसेशन आता है, मार्केट में पैसा नहीं होता है, जीडीपी नीचे जाता है, तो लिक्विडिटी या मनी फ्लो इंक्रीज करना जरूरी होता है। वही सारे स्टेप्स गवर्नमेंट एज वेल एज आरबीआई अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करती है। तो यहां पे लिखा है टैक्सेस एंड बूस्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होगा। अगर आरबीआई कुछ कर रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट बन जाएगा। सो व्हेनेवर द इकोनॉमिकल डिसीजंस और द पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, देन विल बी कॉल्ड एज अ फिस्कल पॉलिसी, एंड इफ सच पॉलिसीज आर इंप्लीमेंटेड बाय द आरबीआई, देन विल बी कॉल्ड एज अ द मॉनेटरी पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं। Which type of money its intrinsic value is zero and its face value defined by the government? Intrinsic value zero का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट ने अमाउंट नहीं बताया तो उस पेपर का कोई रोल ही नहीं रहेगा, वो पेपर किसी काम का नहीं रहेगा। तो उसे कौन सी करेंसी कहते हैं? बेसिकली दिस काइंड ऑफ करेंसी इज कॉल्ड एज अ फिएट मनी। इसे हम फिएट मनी कहते हैं बिकॉज उसकी एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं है। ओके, सो वैल्यू विल बी डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसकी वैल्यू डिफाइन करेगी। मींस द आरबीआई कैन आल्सो डिफाइन द वैल्यू। कमोडिटी मनी का मतलब क्या है? सपोज गोल्ड के बनाए हुए हैं कॉइन्स, तो गोल्ड की जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू बन जाएगी, तो कमोडिटी पे डिपेंड करती है। प्लास्टिक मनी का मतलब आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे प्लास्टिक मनी के अंदर जाएंगे। कमर्शियल बैंक मनी का मतलब है जो बैंक्स जो लेन देन करती है वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। फ्यूडिशरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लीगल मनी। तो फिएट मनी और फ्यूडिशरी मनी कई बार इंटरचेंजेबली लोग यूज करते हैं, पर उसमें एक डिफरेंस ये है कि फ्यूडिशरी मनी इज बेसिकली लीगैलिटी, मनी का लीगैलिटी कि ये मनी एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। सो इट कैन वैरी, सो इट्स काइंड ऑफ अ लीगल मनी इन द मार्केट। एंड द फिएट मनी की बात करें कि एक्चुअली उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कंप्लीटली जीरो है, वॉट एवर गवर्नमेंट विल डिसाइड द वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पे रहेगी। सो ये पॉइंट यहाँ पे आता है, ध्यान रखिएगा। जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा। यहाँ पे कुछ अलग अलग टर्म्स है, टर्म फाइनेंस, रीफाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वेंचर कैपिटल। देयर आर सम टर्म्स, मैच द पेयर्स आपको बताना है। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, टाइमर की चिंता मत कीजिएगा, टाइमर खत्म हो गया तो भी यू विल बी हैविंग इनफ टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आराम से पढ़ के आंसर कीजिएगा। जी देखिए, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन को ढूंढ लेते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कहाँ पे अटैच होगा। अगर ये आपने ढूंढ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सो डिलीवरिंग बैंकिंग सर्विसेज एट द मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट टू द वास्ट सेक्शन ऑफ द डिसएडवांटेज एंड द लो इनकम ग्रुप। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसे कहते हैं कि जो लोग बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं आ सकते उनको इंक्लूड करना है। तो ये पॉइंट तो यहाँ पे सही बन गया, ठीक है। वेंचर कैपिटल की बात करेंगे
प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द न्यू और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टमेंट, ये टर्म हमने कई बार सुनी हुई है। सो नए नए कंपनीज को फंड्स प्रोवाइड करने का काम ये करता है। Term finance, providing finance to the borrowers for expansion and the modernization of the plant and the equipment. Uh, so that is a point which we mention about. And so yes, term finance की बात करें तो आंसर आपका 4 पे आ जाएगा, और रीफाइनेंस की बात की जाएगी सो इट विल अबाउट द प्रोवाइडिंग रिप्लेनिशमेंट फाइनेंस। रिप्लेनिशमेंट फाइनेंस का मतलब वापस एक बार फंड प्रोवाइड करना, वापस एक बार पैसे प्रोवाइड करना। तो बहुत बार स्कीम्स होती है, जैसे हम ईसीएल जीएस की बात करते हैं। रीफाइनेंस का मतलब बेसिकली सेम चीज के लिए वापस एक बार आपको फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो आंसर यहाँ पे आपको ए का 4, जो भी पॉइंट मैंने आपको मेंशन किया था, ध्यान रखिएगा। सो दैट इज द केस फॉर यू। आई होप इट इज वेरी क्लियर। वेंचर कैपिटल एंड एंजल इन्वेस्टमेंट्स, ये दोनों स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग काम करते हैं। एंजल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई एक पर्सन लोन प्रोवाइड कर रहा है। वेंचर कैपिटल का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपकी स्टार्टअप बिजनेस के लिए, स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। अच्छे से पढ़िएगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। लेट्स सी हाउ मेनी आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। जी हाँ, वित्तीय समावेशन की बात होती है, आरबीआई एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर इसके लिए काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज all of the above. Okay. Aims to establish the proper financial institutions, increase the awareness about the financial services, aim to build and maintain the financial sustainability. So financial inclusion basically, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि we need to include damn each and every person into financial system। केवल बैंकिंग नहीं, बाकी भी financial system में जैसे इंश्योरेंस होता है, पेंशन सेक्टर होते हैं, या बाकी फाइनेंशियल फैसिलिटीज में कॉमन से कॉमन इंसान को जोड़ना, यही इस कंसेप्ट का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, very simple. The according to budget, the RAMP program with the outlay of 6,000 crore to be rolled out for the MSMEs, और rolled out हुआ है। So RAMP में P stands for, P का मतलब क्या है? तो RAMP योजना अभी अभी लॉन्च भी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। यस, सो MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, ताकि उनका डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ P? जी, यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है, आंसर इज परफॉर्मेंस। ठीक है, नाउ रैम्प स्टैंड्स फॉर रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग द एमएसएमई परफॉर्मेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। रिकमेंडेशन ऑफ द यूके सिन्हा कमिटी, केवी कामत कमिटी एंड इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स, इन सब के एडवाइस के भरोसे इस रैम्प को क्रिएट किया गया। रैम्प योजना का पर्पस ये है कि व्हेनेवर इंडिया में जो एमएसएमईज है उनका परफॉर्मेंस को रेज करना है, एक्सेलरेट करना है और आगे ले जाना है। केवी कामत कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन के लिए इसे बनाया गया था। यूके सिन्हा कमेटी वाज आल्सो देयर कि किस तरीके से फिनेंस का यूज करके इंडस्ट्रीज को या छोटे बड़े इंडस्ट्रीज को आगे ले जाया जाए। एंड प्लस प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, यहाँ पे बिबेक देबरॉय सर है जो इस काउंसिल के हेड है, जो पीएम साहब को गाइड करते, उन्हीं के रिकमेंडेशंस पे इसे क्रिएट किया गया है। यस गाइस, आगे और भी क्वेश्चन है, पर उसके पहले सुपर कोचिंग एक बार जानकारी लेते हैं। सुपर कोचिंग के अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। सुपर कोचिंग के अंदर आपको लाइव सेशंस भी अवेलेबल रहेंगे। 100+ मॉक टेस्ट है यहाँ पे, 250+ स्टडी नोट्स अवेलेबल है, प्लस इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज के कंसेप्चुअल वीडियो लेक्चर्स, प्लस हमारे फैकल्टीज के लाइव लेक्चर्स भी आपको सुपर कोचिंग के अंदर मिल जाएगी। एसबीआईपीओ की क्रैश कोर्स की बैच चल रही है। सुपर कोचिंग में एनरोल करने के लिए आप ये कोड यूज कीजिएगा, जो आपको काफी बेहतरीन सा डिस्काउंट सुपर कोचिंग में प्रोवाइड करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जी दोस्तों, आंसर कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनिशिएटिव्स ऑफ डिफेंस इन द यूनियन बजट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट है। डिफेंस के बारे में कौन सा इनिशिएटिव करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट। अच्छे से पढ़ लीजिए, बजट वाला क्वेश्चन है। लास्ट टाइम हमने एक बजट का सेशन भी कंडक्ट किया था। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस बजट रिलेटेड आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं। जी, यहां पे आपका आंसर बन जाता है
सारे के सारे पॉइंट्स एकदम करेक्ट है। नाउ एक पॉइंट है डिफेंस के रिगार्डिंग कि 68% द प्रोक्रूटमेंट, केवल डिफेंस नहीं, एक्चुअली लगभग सारे सेक्टर्स में हम लोग इस प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि 68% ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए उस सेक्टर के अंदर। डिफेंस में इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। अभी रिसेंटली गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया था, तब भी आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया को फोकस में लाया गया था। Then the defense R&D will be opened up for the industry startups, R&D research and development। तो अकेला DRDO या अकेला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस R&D में नहीं रहेगा, प्राइवेट को भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे की जाएगी। एंड प्लस इंडिपेंडेंट नोडल अम्ब्रेला बॉडी, नोडल अम्ब्रेला बॉडी का मतलब है कि एक मेन ऐसी अथॉरिटी क्रिएट की जाएगी जो सारे इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे, सारे इन चीज़ों के ऊपर फोकस करे, स्पेशली फॉर द क्वालिटी चेकिंग, सर्टिफिकेशंस और R&D इनोवेशंस, इन सब के ऊपर। तो सारे के सारे पॉइंट बजट में मेंशन किए गए थे, तो सारे पॉइंट करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा। प्राइमरीली विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज आर मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोमिसरी नोट। अब ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। प्रोमिसरी नोट के अंदर कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द चेक। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी यूज्ड व्हेन इट कम्स टू प्रोमिसरी नोट। इवन फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज ये 2 टर्म यूज होती है, चेक के अंदर और बाकी भी टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो मेकर एंड पेई, ये 2 कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मेकर एंड द पेई, हु क्रिएटेड दैट एंड जिसको पैसे मिलने वाले हैं उनकी। एंडोसर की जब बात करेंगे तो चेक में ये टर्म बहुत बार यूज होती है, बिकॉज बैंकों के थ्रू ये एक्टिविटी की जाती है चेक वाली। सो एंडोस किसके थ्रू हो रहा है या कौन कर रहा है, वो एक पॉइंट यहाँ पे मैटर करेगा। बट जब प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, ये एक चीज है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल, अकॉर्डिंग टू लॉ इट्स कॉल्ड ट्रांसफरेबल। सो ट्रांसफरेबल रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स, इट्स कॉल्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 1881 का लॉ है, जुडिशियल लॉ है, जिसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बड़ा स्टेटमेंट है, अच्छे से पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रेवेन्यू रिसिप्ट इज डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स। Revenue expenditure is the expenditure incurred for the purpose other than the creation of the physical or the financial assets. The capital expenditure is expenditure of the government which result in creation of the physical or the financial assets or financial liabilities. So which of the following is the correct? हमने बात की थी आधे आपको बजट के लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड द कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस टॉपिक के ऊपर हमारी बात हुई है। दोस्तों आंसर यहां पे आपका बन जाता है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 and 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर ये वर्ड नहीं होता तो शायद मैं इसे भी सही मार्क कर देता, लायबिलिटीज नहीं बनती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द एसेट्स, नॉट द क्रिएटिंग ऑफ द लायबिलिटीज। बट जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात होगी, सो इट इज नॉट लाइक, यहाँ पे मेंशन भी किया अदर देन मेंशन किया हुआ है, so ये तो पॉइंट सही है। और रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब टैक्स एंड नॉन टैक्स। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा आएगा, बाहर कंट्री से या इंडिया से लोन लिए गए, सो डेट एंड नॉन डेट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मोस्टली जो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उनके खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। और गवर्नमेंट जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या एसेट्स क्रिएट करती है, वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। तो ये पॉइंट याद रखिए, बजट का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। जी हाँ, एज पर द यूनियन बजट द 130 लाख MSMEs प्रोवाइडेड विद द एडिशनल क्रेडिट अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम। तो ये ECLGS कब तक एक्सटेंड किया गया? ECLGS की शुरुआत 2020 में हुई थी, तब इसमें 3 लाख करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया था। फिर 2021 में इसके अंदर 1.5 लाख करोड़ वापस इंक्लूड किया गया, और अभी 2022 में इसमें और 50,000 करोड़ को इंक्लूड किया गया। तो टोटल ECLGS की अगर बात करें तो 5 लाख करोड़ की ये स्कीम है। 5 लाख करोड़ का ये टोटल स्कीम है। MSMEs में इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे इसे एक्सटेंड किया गया मार्च 2023 तक, तब तक इसे एक्सटेंड किया गया 5 लाख करोड़। ये अमाउंट याद रखना, इनिशियली इट वाज 3 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर 2 चीजें आती है, मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट।
मनी मार्केट ये लेस देन 1 ईयर के जो ट्रांजेक्शन है मनी मार्केट के अंदर जाएंगे, मोर देन 1 ईयर के जो ट्रांजेक्शन होंगे आपके कैपिटल मार्केट के अंदर जाएंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट? यस, जी यहाँ पे आंसर बन जाता है द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए टी बिल्स ये भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं और जीसे के भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, पर ये लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स हैं। फॉर एक्सक्यूज मी, फॉर मोर देन 1 ईयर इनका यूज होता है, फॉर लेस देन 1 ईयर ट्रेजरी बिल्स का यूज होता है। तो ट्रेजरी बिल्स के अंदर 91 डेज के ट्रेजरी बिल्स है, 182 डेज के ट्रेजरी बिल्स है एंड 364 डेज के ट्रेजरी बिल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड बाय द बैंक्स, बैंक्स इशूड करती है। कमर्शियल बिल्स कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा इशू किए जाते हैं। सो जीसेक आर द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बट फॉर द लॉन्ग टर्म के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। Recently, Reserve Bank of India has directed which of the following banks to stop onboarding of the new customers on its platform with the immediate effect? उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी कि आप नए कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते ड्यू टू उनका जो प्लेटफॉर्म था, मीन्स उनका जो सिस्टम था उसमें प्रॉब्लम्स थी। तो इनको ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर थोड़ा सा पाबंदी लगाया गया था। सो क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे ये ऐसी सारी चीज़ें होती रहती है नॉर्मली। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए जाते हैं बैंकों के ऊपर। जी, आंसर यहाँ पे आपका बनता है पेटीएम पेमेंट बैंक। जी आप पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करेंगे। सो पेटीएम पेमेंट बैंक है जिसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। In April 2022, which of the following type of banks is allowed to open the digital banking units in rural areas? अभी रिसेंटली ये यूनिट्स क्रिएट करने की बात हुई है। 75 ऐसे यूनिट्स है, अभी मोदी साहब के हाथों से उसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो किन बैंकों को ये यूनिट्स ओपन करने का परमिशन है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर अलाउड टू ओपन? तो अगर रिसेंट करंट अफेयर्स का न्यूज़ सही तरीके से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो, आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं जाएगी। चलो मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड प्लस एक स्मॉल फिनेंस बैंक, इन्होंने ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्रिएट किए हुए। सबसे ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स आर क्रिएटेड बाय द एसबीआई क्रिएटेड दिस यूनिट्स। सो आंसर इज कमर्शियल बैंक्स। तो यहाँ पे देखिए कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आती है, कमर्शियल बैंक्स में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आती है। कमर्शियल बैंकों में यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं है। तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है बिकॉज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑल्सो वर्किंग इन दैट एंगल। और वैसे भी यहाँ पे ऑप्शन में लिखा नहीं था, तो जो ऑप्शन में लिखा है उसमें कमर्शियल बैंक तो है, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स ये तो ओपन कर रही है और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने भी इसे ओपन किया है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। यस, फिनकलवेशन ये कंसेप्ट किसने अनाउंस किया? बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। जल्दी बता दीजिएगा, फिनकलवेशन एग्जैक्टली किसने स्टार्ट किया? फिनकलवेशन अगेन फिनेंशियल इंक्लूजन भी यहाँ पे अप्रोच रहेगा, उसी अप्रोच के एंगल में से क्रिएट किया गया है। जी, आंसर यहाँ पे आपका बन रहा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। हाँ, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए इस कंसेप्ट की शुरुआत की गई है। इन्होंने शुरुआत की फिनकलवेशन। जे वेंकट रमू सर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के हेड है। अभी रिसेंटली इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इनोवेशन हब के साथ भी टाई अप हुआ है फॉर सेम काइंड ऑफ कंसेप्ट। सो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। यस, वहाँ पे क्रिस गोपाल कृष्णन सर हेड है, इंचार्ज है, याद रखिएगा। तो यस, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट कॉल्ड एज संभव? ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बेसिकली कि मेकिंग सम चेंजेस इन द सिस्टम, मेकिंग सम चेंजेस इन द टाइप ऑफ वर्किंग, तो उसे संभव ये नाम दिया गया है। सो ये प्रोजेक्ट किस बैंक ने लॉन्च किया? जी दोस्तों,
हाँ, आंसर यहाँ पे आपका बन जाता है, आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 1919 में 1919 में इस बैंक को बनाया गया, मुंबई में हेडक्वार्टर है और मनी मेखलाई मैम फिलहाल इसकी हेड है, इसकी इंचार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों ये रहा, फोन पे लोन फैसिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दिस कंसेप्ट इज लॉन्च बाय फोन पे के साथ टाई अप करके ये फोन पे लोन कंसेप्ट लाया गया कि फोन पे के थ्रू ही आपको लोन फैसिलिटीज मिल सकती है। तो इस कंसेप्ट को रिसेंटली किस बैंक ने लॉन्च किया? नाउ फॉर ओनली फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। विच बैंक क्रिएटेड दिस कंसेप्ट, किस बैंक ने इस कंसेप्ट को क्रिएट किया हुआ है? A very important point. जी, आंसर यहां पे है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। 1938 में जम्मू कश्मीर बैंक को क्रिएट किया गया। बलदेव प्रकाश सर जम्मू कश्मीर बैंक के हेड है और जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उनके लिए फोन पे लोन ये कंसेप्ट लॉन्च किया गया, प्लस इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बनाई गई थी इनके द्वारा। सो बलदेव प्रकाश सर इज अ हेड, 1938 में बैंक क्रिएट हुई है एंड फॉर ओनली फॉर द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस कंसेप्ट की शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 820 करोड़ टू विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक, किस पेमेंट बैंक को 820 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी? ये आंसर बहुत इजी है। देखिए, जितनी पेमेंट बैंक है उसमें से केवल एक ही पेमेंट बैंक है जो गवर्नमेंट की है, और जो गवर्नमेंट की पेमेंट बैंक है उसे ही सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, उसे गवर्नमेंट रिकैपिटलाइज करेगी, उसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा डालेगी। तो आंसर बहुत सिंपल बन जाता है। आंसर यहाँ पे आपका है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसमें ऑप्शंस नहीं दिए तो भी गलती नहीं होनी चाहिए। सो वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ऑटो फर्स्ट ऐप ये और उसके अलावा स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम, ये कंसेप्ट किसने लॉन्च किए? सो ऑटोमोबाइल लोन्स को आगे ले जाने के लिए एज वेल एज जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके व्यापार के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनको सही तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस दो कंसेप्ट्स की शुरुआत की गई एंड दिस टू कंसेप्ट्स बीइंग लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? इंडिया की टॉप मोस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में इसका नाम शुमार होता है। नाम है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे। शशिधर जगदीशन सर इसके फिलहाल एमडी सीईओ है, ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बैंक है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड इन दोनों का मर्जर भी हो रहा है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस नाम से एचडीएफसी लिमिटेड काम कर रही थी और उसी के अंदर बैंक को बनाया गया था। अब ये दोनों इंस्टीट्यूट्स अलग से काम नहीं करेगी, इन दोनों का मर्जर फिलहाल कंडीशन में वर्किंग फिलहाल चल रहा है। Yes, next, which international bank has approved a 250 million loan for the road safety? रोड सेफ्टी के लिए 250 मिलियन का लोन कौन सी बैंक प्रोवाइड कर रही है? जी, हमने लास्ट टाइम पंजाब के रिगार्डिंग भी बात की थी। पंजाब में फाइनेंशियल सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, पंजाब में बाकी योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे भी वर्ल्ड बैंक आंसर रहेगा। रोड सेफ्टी को लेकर डेटा भी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने दिया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स के नंबर आपको इंडिया में दिखाई देंगे एंड फॉर द सेम पर्पज ये फंड प्रोवाइड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनका नाम भी आपके सामने लिया था। मनी मेखलाई हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? सो आई गेस यहाँ पे वक्त ज़्यादा ज़ाया करने में मतलब नहीं रहेगा। आंसर यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 1919 में इस बैंक को क्रिएट किया गया था। जी, यहाँ पे आंसर कर दीजिए। Which of the following bank recently unveiled the digital broking solution called as e-broking for customers for डीमैट अकाउंट? अगर सपोज किसी कस्टमर को शेयर मार्केट में डील करनी तो डीमैट, डीमैटेरियलाइज अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। शायद में ट्रेडिंग अकाउंट भी होते हैं, बिकॉज अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, बाकी ट्रेडिंग की सारी इंफॉर्मेशन डीमैट अकाउंट में स्टोर होगी। सो म्यूचुअल फंड्स के लिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए, इवन कैपिटल मार्केट के लिए इसका यूज किया जाता है। सो डीमैट अकाउंट क्रिएट करने के लिए ई ब्रोकिंग वाला कंसेप्ट लॉन्च किया गया और वो कंसेप्ट लॉन्च किया इंडियन बैंक ने। ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक है और आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक्स ये नॉर्मल या कन्वेंशनल बैंकिंग छोड़ के बाकी भी चीज़ों में काफ़ी एक्टिव हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी, इनके एग्जांपल्स हम कई बार देखते हैं। इवन यूनियन बैंक का भी एग्जांपल हम कई बार देखते हैं। सो यहाँ पे इंडियन बैंक है। 1907 में इंडियन बैंक को बनाया गया, चेन्नई में इस बैंक का हेडक्वार्टर है।
जी, next question. Which small finance bank has launched Enjoy, an exclusive saving account for kids on 19th of June? Only for the kids ये account create किया गया है. So that is a question in front of you. चलो बताइएगा. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उषा थोरात कमेटी. ये बैंक्स लोन प्रोवाइड कर सकती है, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करेगी, बट द प्रायोरिटी विल बी गिवन बाय द फॉर द स्मॉल लोन्स. सो इनके 50% लोन्स ये 20 लाख अमाउंट से कम के होने चाहिए. ये यहाँ पे इनका क्राइटेरिया है. जी, तो आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका बन जाता है इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये कंसेप्ट यहाँ पे लॉन्च किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनी टू वर्ल्ड. दिस कंसेप्ट इज स्टार्टेड बाय मनी टू वर्ल्ड. सो ये कंसेप्ट बेसिकली न्यू फैसिलिटीज ऑफ ऑनलाइन आउटवर्ड रेमिटेंसेस. आउटवर्ड रेमिटेंसेस मींस इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है, बाहर से इंडिया में पैसा आ रहा है. तो फॉर दैट दीज पर्पजेस ये मनी टू वर्ल्ड वाला कंसेप्ट है. तो आउटवर्ड, सो इंडिया से बाहर जाने वाला पैसा, उसको आउटवर्ड रेमिटेंसेस हम लोग कहते हैं. सो इस पर्पस को स्मूथ करने के लिए रिसेंटली किसने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म को ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया है? आंसर अगेन इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में इसका नाम आता है. आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे. आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी एंड एसबीआई, ये तीन बैंक है जिनको सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा जाता है इंडियन बैंकिंग सेक्टर के अंदर. सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का मतलब बिकॉज देयर बिजनेस इज सो बिग, सो ह्यूज, कस्टमर बेस बहुत बड़ा है. तो एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई तीनों को सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हम लोग कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा. स्वरूप कुमार साहा ये रिसेंटली किस बैंक के एमडी सीईओ अपॉइंट किए गए हैं? यस गाइस, स्वरूप कुमार साहा सर ये रिसेंटली किस बैंक के एमडी सीईओ अपॉइंट किए गए हैं? जी, आंसर कर दीजिए. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, दिक्कत नहीं जाने वाली है यहाँ पे. जी, आंसर यहाँ पे आपका सही बन जाता है. आंसर इज पंजाब एंड सिंध बैंक. 1908 में इस बैंक ने काम करना शुरू किया. न्यू दिल्ली में इस बैंक का हेडक्वार्टर है. सो पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी सीईओ यस स्वरूप कुमार साहा सर. स्वरूप कुमार साहा सर, मनी मेखलाई मैम, इनको साथ में ही अपॉइंट किया गया था. Which bank approved 350 million for implementation of systems reform endeavors for transformation health achievement in Gujarat? श्रेष्ठा कहते हैं. श्रेष्ठा का फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन किया गया, सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म हेल्थ अचीवमेंट्स इन गुजरात. तो श्रेष्ठा जी इसका नाम दिया गया है. सो इसके लिए किससे 350 मिलियन का लोन मिला है? तो ऑब्वियसली ये जो लोन है, ये जो फंड है, ये फंड स्टेट गवर्नमेंट यूज करेगी. स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस फंड को इंप्लीमेंट किया जाएगा. सो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आंसर है यहाँ पे वापस एक बार वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक के दो क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, जहाँ पे एक जगह पे रोड सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया गया था. श्रेष्ठा इस कंसेप्ट के लिए जो हेल्थ अचीवमेंट को लेके है, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, उसके लिए गुजरात को ये पैसे दिए गए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा. कैंपस पावर. कैंपस पावर के अंदर मोस्टली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द हायर एजुकेशन के लिए जो इंडिया एज वेल एज अब्रॉड जा रहे हैं, उनके लिए ये कैंपस पावर कंसेप्ट लॉन्च किया गया. अ स्पेशल काइंड ऑफ ब्रांचेस क्रिएटेड सो दैट स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग्स या लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक सिस्टम की शुरुआत की गई. ये भी इंडिया की इसी बैंक के बारे में थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई थी. यस, रेमिटेंसेस को लेके मनी टू वर्ल्ड नाम का एक प्लेटफॉर्म हमने इनका देखा था, आउटवर्ड रेमिटेंसेस का. तो आंसर यहाँ पे वापस एक बार आईसीआईसीआई बैंक बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा. As per the 25th Financial Stability Report by the RBI, the capital to risk weighted asset ratio of scheduled commercial banks rose to. कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, सीआरएआर का मतलब ये होता है कि कोई भी बैंक जब लोन देगी, उसको एसेट्स कहते हैं. तो उस एसेट्स के ऊपर जो रिस्क है, उस रिस्क के हिसाब से कुछ कैपिटल आपको अलग से निकाल के रखना पड़ेगा. उसे कहते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो. सो जो भी एसेट्स है, जो भी लोन है, उसके हिसाब से आपको जो भी रिस्क है उसके ऊपर, उसके हिसाब से कुछ कैपिटल निकाल के रखना पड़ेगा. तो नियर अबाउट एक यहाँ पे
8 से 9% तक का पैसा निकालने की बात की जाती है कि नियर अबाउट 9% तो निकाल के रखना चाहिए बैंकों ने। सो टोटल अभी फिलहाल जो अगर सीआरआर की बात करें टोटल पब्लिक सेक्टर बैंकों की, सॉरी कमर्शियल बैंकों की, तो 16.7% तक जा रहा है टोटल, इन टोटल। पर नॉर्मली 8 to 9% के आसपास सीआरआर मेंटेन होना ही चाहिए, ऐसा आरबीआई का फोकस होता है। तो यहाँ पे बेजल नॉर्म्स यूज करते हैं, बेजल 3 के अंदर 9% मेंशन किया गया है और धीरे धीरे हम उसे सही तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पर इन टोटल सीआरआर 16.7%। जितना अच्छा सीआरआर रहेगा उतना बैंकिंग सेक्टर और हेल्दी रहेगा, बिकॉज हर तरह के रिस्क के लिए आपके पास सारा पैसा मैनेज करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। जी हाँ, State Bank of India has planned to set up a innovation incubation acceleration center in which of the following places। ऑलरेडी इसको क्रिएट कर लिया है एसबीआई ने, जहाँ पे एसबीआई इनोवेशंस के ऊपर काम करेगी, अलग अलग स्टार्टअप्स कंपनियां या उनको इंक्यूबेट, उनको हेल्प किया जाएगा। तो ये कंसेप्ट एग्जैक्टली कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, कौन सी सिटी में ये ब्रांच ओपन की जा रही है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है, आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद की बात करेंगे, यहाँ पे इसे ओपन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। Which bank has been selected by the Reserve Bank of India on tap application facility for the retail payments under regulatory sandbox? Regulatory sandbox का मतलब है कि आरबीआई के अंडर ऑब्जर्वेशन आप कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो, उसको सैंडबॉक्स कहता है। सैंडबॉक्स मींस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। अगर वहां पे फेलियर आता भी है तो आरबीआई आपको बचाने के लिए, बिकॉज आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर इसे क्रिएट किया गया। तो टेस्ट फेज मींस टेस्टिंग की जाएगी ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी फॉर रिटेल पेमेंट। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि कार्ड को टैप कर लेते हैं, स्वाइप भी करने की जरूरत नहीं होती, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। आजकल आजकल की चेन्स और बाकी जगहों पे भी ऑन टैप सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया है। सो फॉर टेस्टिंग फेज यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को परमिशन दी गई थी बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगेन आरबीआई का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कंसेप्ट के अंदर नए नए एक्सपेरिमेंट्स को ट्रायल बेसिस पे इंप्लीमेंट करते हैं। आरबीआई केवल एक कंट्रोल्ड कंडीशन प्रोवाइड करती है उनको कि आप यहाँ पे टेस्टिंग कीजिए, गलती भी हो गई तो आरबीआई सपोर्ट करने के लिए होता है। आरबीआई इनोवेशन हब क्या है? आरबीआई इनोवेशन हब के अंदर कोई नई चीजों के ऊपर इनोवेशंस किए जाएंगे या सोच की जाएगी। अगर किसी कंपनी ने ऑलरेडी कुछ चीज इनोवेट की हुई है, उसको अगर टेस्टिंग करवानी है तो फिर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कोई ब्रांच नहीं है या कोई कोई हेडक्वार्टर उसका नहीं रहेगा, इट्स अ कंसेप्ट विच इज क्रिएटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली क्लियर द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज द होल टाइम मेंबर ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की बात हो रही है। मदाबी पुरी बूच मैम सेबी की हेड है, पर सेबी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके अंदर किसका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने रिसेंटली फाइनल कर दिया कि ये अभी सेबी के अंदर काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नाम है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन सर की बात करेंगे। ही इज बीइंग फाइनलाइज्ड बाय दी सेबी कि ये काम कर सकते हैं। मधाबीपुरी बूच मैम ये सेबी की हेड है, सेबी की इंचार्ज है, ये पॉइंट याद रखना। सो एस के मोहंती सर, अश्विनी भाटिया सर, अनंत बरुआ सर, सो ये ऑलरेडी यहाँ पे है। इसके अलावा अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। सो 4 होल टाइम मेंबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, एस के मोहंती, बरुआ सर एज वेल एज अश्विनी भाटिया सर। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, आरबीआई से भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और सेबी की जो हेड है वो है मदाबी पुरी बूच मैम। सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी विच इज टू कीप वॉच ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। 1988 में वैसे इसको बनाया गया था, पर 1992 में इसे ऑटोनॉमी मिली और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में इसे कन्वर्ट किया गया। जी, आगे बढ़ते। EBG called as electronic bank guarantee. This concept is created by electronic bank guarantee is basically to provide a bank guarantee जिसके थ्रू आप बाकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस या फाइनेंशियल जो भी आपके लाइबिलिटीज है उसको पूरा कर सकते हो। तो बैंक गारंटी प्रोवाइड की जाती है। तो या इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी कंसेप्ट इज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? किस बैंक ने इसकी शुरुआत की है? अगेन यहाँ पे प्राइवेट बैंक का ही बोलबाला है इस सेक्टर में भी, और यहाँ पे आंसर आपका बन जाता है एचडीएफसी बैंक, जिन्होंने बैंक गारंटी कंसेप्ट लॉन्च किया है। बैंक ऑन व्हील्स कैंपेन इज लॉन्च बाय विच बैंक? बैंक ऑन व्हील्स कैंपेन कौन सी बैंक ने लॉन्च किया? अगेन जो दूर दराज के एरिया होते हैं जहाँ पे बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिलती, जहाँ पे बैंक की ब्रांचेस नहीं होती, वहां पे ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया गया जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। यस गाइस, सो विच बैंक इज इन्वॉल्व हियर? कौन सी बैंक यहाँ पे इन्वॉल्व है?
जी हाँ, आपका आंसर यहाँ पे एकदम सही है। वापस एक बार एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे, वापस एक बार एचडीएफसी बैंक का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Yes, which of the following bank inaugurated ethical hacking lab at the Cyber Security Center Excellence हैदराबाद? हैदराबाद के अंदर एक बैंक की बात की थी जो बैंक अपना इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर ओपन कर रही ताकि स्टार्टअप्स को और नई नई चीज़ों को हेल्प की जाए, और एक बैंक है जिसने इथिकल हैकिंग लैब यहाँ पे ओपन किया हुआ है। जी अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक है यहाँ पे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई ने हैदराबाद के अंदर ही इंक्यूबेशन इनोवेशन के लिए अलग से ब्रांच बनाई। एथिकल हैकिंग करनी है या साइबर सिक्योरिटी के ऊपर रिसर्च करना है तो उसके लिए एक लैब क्रिएट की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो हैदराबाद से रिलेटेड दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, दोनों ने अपने अलग अलग सिस्टम्स क्रिएट करके रखी हुई है। आगे बढ़ते, पीएम गति शक्ति हैज 6 पिलर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पिलर ऑफ पीएम गति शक्ति? पीएम गति शक्ति इज वेरी मच इन न्यूज दिस डेज, सो क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल बन जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वन ऑफ द 6 पिलर्स ऑफ द पीएम गति शक्ति? 6 पिलर्स है गति शक्ति के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स के ऊपर हमें यहाँ पे काम करना है। मोर देन 100 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे स्पेंड कर रही है। आंसर दोस्तों है ग्रोथ इज नॉट द पिलर, ग्रोथ यहाँ पे पिलर नहीं है। चलो 6 पिलर्स देख लेते हैं। कॉम्प्रहेंसिवनेस, ऑप्टिमाइजेशन, एनालिटिकल, प्रायोरिटाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन एंड डायनामिक, ये 6 पिलर्स है गति शक्ति के अंदर। कॉम्प्रहेंसिवनेस, सब चीज़ों को कॉम्प्रहेंसिवली इंप्लीमेंट करना, सबको मिला के चीज़ों को इंप्लीमेंट करना। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत जरूरी है रिसोर्सेज का, ताकि हम ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा खर्च ना करें। एनालिटिकल, एनालिसिस करनी पड़ेगी। प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटीज में रखना पड़ेगा। सिंक्रोनाइजेशन, सारे डिपार्टमेंट सारी मिनिस्ट्री सिंक्रोनाइज रही तो बेटर होगा। डायनामिक, ऐसी चीज़ें क्रिएट कीजिए जो डायनामिक रहेगी, काफ़ी बेहतरीन तरीके से, बेटर तरीके से इंप्लीमेंट होगी। तो इन 6 पिलर्स के भरोसे पीएम गति शक्ति को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। Economic Advisory Council to the Prime Minister has said that the country can become a $20 trillion economy at the substantial growth rate of how much percent in 25 years? Again, Economic Advisory Council to Prime Minister, विवेक देबरॉय सर यहाँ पे हेड है, विवेक देबरॉय सर यहाँ पे इंचार्ज है। इस काउंसिल में ये संजू सन्याल सर भी काम करते हैं। तो ये काउंसिल बेसिकली पीएम साहब को मदद करती है इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए या उनको अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए। और इनका कहना है कि इंडिया विल ग्रो बाय 7 to 7.5% एनुअल ग्रोथ रहेगी इंडिया की, और जिस ग्रोथ रेट के भरोसे हम आने वाले 25 साल में $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच करेंगे। लेट्स होप व्हाट विल हैपन, बट ईएसी पीएम की तरफ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आराम से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट? बीआईएस, बीआईएस की बात होती है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका हेडक्वार्टर बेजल के अंदर है। तो आंसर कर दीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बेजल नॉर्म्स, ये कंसेप्ट आपने सुना होगा। तो बेजल नॉर्म वाला कंसेप्ट बीआईएस के अंदर ही बीसीबीएस होता है, बेजल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, उनके द्वारा ये नॉर्म्स नॉर्मली प्रोवाइड किए जाते हैं। यस, आंसर इज ऑल ऑफ दी अबाउ, ये सबके सब सही है। 1930 में बेजल में इसे क्रिएट किया गया था। याद रखना, इट इज़ अ मेन रोल टू सेटिंग द कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेंट्रल बैंक्स। ये सेंट्रल बैंकों के ऊपर रेगुलेट नहीं करती पर रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी अच्छी मदद करती है सारी बैंकों को। इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बीआईएस, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है जिसी के अंदर बीसीबीएस आता है और जिसी के अंदर ये बेजल नॉर्म्स वाला कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट हैज परमिटेड अप टू हाउ मच परसेंट ऑफ एफडीआई इनटू एलआईसी? एलआईसी में कितना परसेंट एफडीआई गवर्नमेंट ने अनाउंस किया? अभी आईपीओस लाने थे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स लानी थी, तब ये कुछ चेंजेस किए गए। नॉर्मली अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो 74% तक का एफडीआई अलाउड है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। पर एलआईसी एक लॉ के हिसाब से बनी हुई है तो उसमें चेंजेस करने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन लेना जरूरी होता है। तो एलआईसी बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट्री लॉ, तो यहाँ पे हमने 20% एफडीआई अलाउड करवा दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The outlay for the scheme for financial assistance to the state for capital investment is being enhanced to 10,000 crore 21-22, that is budget, B means budget expenditure.
हाउ मच करोड़ इन आरई दैट इज कॉल्ड एज अ, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की यहाँ पे बात करते हैं, स्टेटेड सॉरी रिवाइज एक्सपेंडिचर की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, वेरी सॉरी, रिवाइज एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल मिनिस्टर वाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट। यस 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ की यहाँ पे बात की जाएगी। इज ऑल अबाउट द एक्सपेंडिचर जो हम लोग स्कीम्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, बजट में एक पॉइंट मेंशन करते हैं, उसके बाद उसे रिवाइज करना पड़ता है, बिकॉज जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ता है उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, उसे रिवाइज एस्टिमेशंस के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं। बजट एस्टिमेशन, रिवाइज एस्टिमेशन। चलो स्विफ्ट की तरफ जाते हैं। स्विफ्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट? स्विफ्ट कई बार न्यूज में होता है, बहुत सारी एक्चुअली सारे रशियन बैंक्स को स्विफ्ट में से निकाल दिया। स्विफ्ट ये ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे दो बैंक्स एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती है, एंड देन उसके बाद फिर वायर ट्रांसफर, उसके बाद फिर मनी ट्रांसफर किया जाता है। तो कौन सी बैंक ऑथेंटिक है, कौन सी बैंक ऑथेंटिक नहीं है, इसके लिए स्विफ्ट वाला सिस्टम है। बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के लिए ये कंसेप्ट यूज होता है। तो आंसर यहाँ पे है, या लगभग मैंने आपको आंसर बता ही दिया था, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। देखिए ये मनी ट्रांसफर डायरेक्टली इससे नहीं होगा, इसका जो स्विफ्ट का नंबर होता है उसके थ्रू ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी दो इंस्टीट्यूट्स की, एंड देन द मनी ट्रांसफर विल बी डन। सो यू कैन सी दिस इज अ स्विफ्ट नंबर, स्विफ्ट का नंबर यहाँ पे होता है, ध्यान दीजिएगा। यू कैन सी कंट्री कोड है, चेक नंबर है, बैंक आइडेंटिफायर कोड यहाँ पे होता है, अकाउंट नंबर वाला सिस्टम होता है। तो ये नॉर्मली स्विफ्ट नंबरिंग है जो यूज की जाती है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एज पर द यूनियन बजट 48,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी हाउसेस इन प्रधानमंत्री आवास योजना? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने हाउसेस कंप्लीट करने के लिए 48,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना अभी थोड़ा एक्सटेंड किया गया, 2024 तक उसे एक्सटेंड किया गया है, दिसंबर 2024 तक। ये बजट ईयरली होता है, तो अकॉर्डिंग टू बजट 80 लाख हाउसेस को क्रिएट करने के लिए इसे बनाया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके है, अच्छे से पढ़िएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर। बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखिए दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या होता है कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसेप्ट कंसिस्ट ऑफ वन सेक, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स वॉट एवर द मनी इज कमिंग टू इंडिया एंड वॉट एवर द मनी इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो उसमें दो अकाउंट्स होते हैं, एक का नाम है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। तो जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे आता है, इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे जाता है, वो सारा कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। इसके अलावा ट्रेड होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, टूरिज्म होगा, एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं, रेमिटेंसेस होंगे, वो सारे आपके करंट अकाउंट के अंदर जाएंगे। सो एवरीथिंग कम्स अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। केवल गुड सर्विसेज, केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, सब कुछ आएगा। अगर केवल आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखना है तो फिर उसको बीओटी कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अगर सब कुछ इंक्लूड करना है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ टू मेन अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड द करंट अकाउंट, दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू क्रेडिट रिस्क? क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ऐसे कंसेप्ट होते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द क्रेडिट रिस्क? जी हाँ, नॉट ट्रू पूछा गया था, तो आंसर यहां पे है द हाई रेटिंग बॉन्ड हैज हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। देखिए, अगर किसी भी बॉन्ड का रेटिंग अच्छा है, इसका मतलब सेफ्टी अच्छी है, और अगर सेफ्टी अच्छी है तो इंटरेस्ट रेट्स ऑटोमेटिकली कम रहेंगे, रिस्क ऑटोमेटिकली कम रहेगी, बिकॉज सेफ्टी ज्यादा है। अगर रेटिंग अच्छी है मीन्स ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छी है, ये बॉन्ड्स बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब रिस्क कम है। रिस्क कम है तो इंटरेस्ट भी कम है, तो जितनी रिस्क ज्यादा उतने इंटरेस्ट ज्यादा, और उतनी रेटिंग कम। तो अगर रिस्क ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो रेटिंग कम हो रहेगी। पर अगर रेटिंग ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट्स कम रहेंगे और रिस्क भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो क्रेडिट रिस्क सिनारियो नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर में इसी के भरोसे, इन्हीं रिस्क कैलकुलेशंस के भरोसे कैपिटल अलग से निकाल के रखते हैं, बेसल नॉर्म्स में इसका जिक्र किया गया है।
जी हाँ दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नो योर कस्टमर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कंसेप्ट्स के अंदर सीएफटी गाइडलाइंस वाला भी कंसेप्ट पढ़ने को मिलता है। तो सीएफटी में सी का फुल फॉर्म पूछा गया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग पैसों की हेराफेरी होती है, ब्लैक मनी आपने कंसेप्ट कई बार सुना होगा, तो उसी के रिगार्डिंग ये टॉपिक, ये कंसेप्ट आपके सामने है। दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर है कॉम्बैटिंग द फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। कॉम्बैटिंग द फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए केवाईसी नॉर्म्स, नो योर कस्टमर नॉर्म्स होते कि आप बैंकों का यूज ये टेररिज्म के लिए, फाइनेंसिंग के लिए ना हो। तो हमारे पास फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, FATF कहते हैं, वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, पेरिस में हेडक्वार्टर है। और ये लोग ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। ईरान, नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट के अंदर आते हैं, बिकॉज कई बार उनकी गवर्नमेंट टेररिज्म को फिनेंस करते, ऐसा पाया गया है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर था। अब डायरेक्टली हमारी मंडे को मुलाकात होगी और मंडे के सेशन में लाइव तरीके से हम आपसे रूबरू करेंगे, बात करेंगे और वीकली करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।